नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बिपाड़ सिटी। पिछले वीडियोज़ में हमने हिंदी भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत बोलचाल की भाषा हिंदी और राजभाषा हिंदी का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय द्वारा काम में ली जाती है, यानी किसी एक देश में उसके बहुत बड़े भूभाग पर बहुत सारे लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। इस तरह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा तो है ही, क्योंकि संविधान में ये शासकीय कार्यों के लिए घोषित की गई है और साथ ही साथ एक बहुसंख्यक समुदाय द्वारा, एक बहुत बड़े जनसंख्या द्वारा इस्तेमाल करने के कारण इसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा भी देते हैं। भारत एक विशाल सांस्कृतिक वैविध्य वाला देश है और इस देश की विशिष्टता यह है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है। सांस्कृतिक विविधता तो है ही, साथ ही इस पूरे देश में भाषाई विविधता भी पाई जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक यहाँ बहुत सारी भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती है। इन सब में ऐसी कौन सी भाषा है जिसे हम एक सर्वमान्य तौर पर राष्ट्रभाषा घोषित कर सकते हैं? क्योंकि यह प्रश्न, राष्ट्रभाषा का प्रश्न, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राज्य चिन्ह आदि को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति राष्ट्रभाषा के साथ भी है। उसी तरह का सम्मान राष्ट्रभाषा को भी दिया जाता है। तो इस सांस्कृतिक विविधता वाले देश में, भाषाई विविधता वाले देश में ये कौन सी भाषा है जिसे हम राष्ट्रभाषा मान सकते हैं? तो राष्ट्रभाषा, किसी देश की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए या राष्ट्रभाषा को मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड है। यदि उन मानदंडों पर कोई भाषा खरी उतरती है तो ही हम उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। ये मानदंड है, पहला मानदंड है बहुसंख्यक लोगों की भाषा, यानी वह भाषा जो उस देश में बहुत बड़ी, जिसका बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, ऐसी भाषा। तो ये निश्चित तौर पर हिंदी इस पर खरी उतरती है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले भारत में सर्वाधिक है। दूसरा मानदंड है विस्तृत क्षेत्र में व्यवहार, यानी एक बहुत बड़े भूभाग पर वह बोली जाती हो। तो हिंदी के साथ भी ये बात जुड़ी हुई है। 10 राज्य तो ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान। ये 10 राज्य हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ भी हिंदी अनजानी नहीं है। यहाँ के लोग हिंदी से अच्छी तरह परिचित है। इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्य जैसे केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इनमें भी हिंदी जानने वाले या हिंदी समझने वाले लोग बहुत मिलते हैं। एक थोड़ी सी दिक्कत एक तमिलनाडु को लेकर आती है, वहाँ लोग हिंदी बोलते समझते नहीं हैं। और कुछ छोटा सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के जो कुछ राज्य हैं, सुदूरवर्ती जो राज्य हैं, उनमें भी हिंदी के साथ दिक्कत है। बाकी लगभग पूरे भारत में हिंदी बोली और समझी जाती है। तो इस दृष्टि से विस्तृत भूभाग पर, विस्तृत क्षेत्र वाला जो मानदंड है, उस पर भी हिंदी खरी उतरती है। तीसरा मानदंड है उच्च कोटि की साहित्य रचना। निश्चित तौर पर हिंदी इस पर भी खरी उतरती है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में हिंदी में बहुत ही उच्च कोटि की साहित्य रचना हुई है। कविता के साथ साथ कहानी, उपन्यास और गद्य की विविध विधाओं में भी बहुत विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया है। समृद्ध शब्द भंडार
हिंदी का शब्द भंडार भी बहुत समृद्ध है। संस्कृत से जो शब्द आए हैं, तत्सम शब्दावली, खुद हिंदी की जो हिंदी संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए हैं उनके जो रूप घिसकर बदल गए हैं, तद्भव शब्दावली। इसके अलावा विदेशी भाषाओं से भी इन्होंने हिंदी ने शब्द ग्रहण किए हैं, कुछ देशज शब्दावली भी है। तो इस तरह हिंदी का शब्द भंडार भी पर्याप्त रूप से समृद्ध है। नियमबद्ध व्याकरण, और हिंदी का व्याकरण भी पूरी तरह नियमबद्ध है, मानक है। निश्चित तौर पर इस मानदंड पर भी हिंदी खरी उतरती है। सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक लिपि, आप जानते हैं हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, सुस्पष्ट लिपि है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन चूंकि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है इसलिए इस कसौटी पर भी हिंदी खरी उतरती है। राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिनिधि, हिंदी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति विशिष्टता है, उस पर भी हिंदी खरी उतरती है। यह संस्कृति की प्रतिनिधि मानी जाती है। और राष्ट्रीय एकता में सहायक, यदि भाषाई दृष्टि से हम बात करें, भाषाई एकता की बात करें, तो हिंदी ही वह एकमात्र भाषा है जिस पर आकर सबकी सहमति टिकती है। इस तरह ये सारे जो मानदंड हैं, इन पर एकमात्र भारत में हालांकि कई सारी भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन इन सभी मानदंडों पर खरी केवल हिंदी ही उतरती है। हालांकि जैसे उच्च कोटि की साहित्य रचना, समृद्ध शब्द भंडार, नियमबद्ध व्याकरण और सुस्पष्ट वैज्ञानिक लिपियाँ, ये अन्य भाषाओं पर भी लागू होती है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, इनमें भी उच्च कोटि का साहित्य मिल जाएगा, शब्द भंडार मिल जाएगा, व्याकरण मिल जाएगा। लेकिन जब हम बहुसंख्यक लोगों की बात करते हैं, विस्तृत भूभाग की बात करते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, तो फिर उन पर ये जो अन्य भाषाएं हैं वो खरी नहीं उतरती है, वहाँ केवल हिंदी ही खरी उतरती है। इसलिए हम इस बात पर सहमत होंगे कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी आज ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। इसकी इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है वो ज्ञान और विज्ञान को प्रकट करने में, ज्ञान और विज्ञान को समझाने में पूरी तरह सक्षम है। एक प्रश्न ये उठता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। तो अंतर के लिए हमने कुछ बिंदु बनाए हैं। इन बिंदुओं की दृष्टि से हम इन दोनों के फर्क और अंतर पर विचार करेंगे। पहला जो अंतर है वो अर्थ की दृष्टि से है। राजभाषा का अर्थ है शासकीय भाषा, राजकाज की भाषा, जबकि राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा होती है। दूसरा जो अंतर है वह प्रयोग की दृष्टि से है। राजभाषा का प्रयोग सीमित होता है प्रशासन के कामकाज में, और अफसरशाही द्वारा, नौकरशाही द्वारा ही ये केवल काम में ली जाती है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है वह एक बहुत बड़े समुदाय द्वारा काम में ली जाती है। संविधान की दृष्टि से अंतर, राजभाषा का उल्लेख संविधान में होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा को संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं होता है। भावनात्मक जुड़ाव की दृष्टि से अंतर, राष्ट्रभाषा के साथ लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है, अपनत्व होता है, क्योंकि वो उनकी सांस्कृतिक विविधता को, सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करती है, इसलिए लोगों का उससे आंतरिक जुड़ाव होता है। लेकिन राजभाषा के साथ ऐसा जुड़ाव हो यह आवश्यक नहीं है। इसका कारण यह है कि राजभाषा कई बार किसी विदेशी भाषा को भी बना दिया जाता है। हालांकि हिंदी के साथ ये दिक्कत नहीं है, राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, लेकिन अंतर यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि कई बार राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही हो। अभिव्यक्ति की दृष्टि से अंतर यह है कि राजभाषा है वो सीमित क्षेत्रों में
प्रयुक्त होती है, जैसे कानून की भाषा, प्रशासन की भाषा, इस तरह। लेकिन यदि राष्ट्रभाषा की बात करें तो यह सीधी सीधे लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है। संबंध, राजभाषा का संबंध जो है वह केवल प्रशासन से तक सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का संबंध है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है। महत्व की दृष्टि से अंतर यह है कि राजभाषा का महत्व केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से होता है, लेकिन जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा का महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्व होता है। तो ये मोटा मोटी ये अंतर हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारी राजभाषा भी हिंदी है और हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। धन्यवाद, और धन्यवाद जितेंद्र परियार का, जो आप तक ये शानदार रिकॉर्डिंग पहुंचाता है।